हेलो बच्चों, मैं शारदा थानवी आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम करते हैं कक्षा 10th में कृतिका भाग 2 के अंतर्गत पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक। इस पाठ के प्रश्न उत्तर मैं आज आपको करवा रही हूँ, बहुत ही सरल और सहज भाषा में करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिएगा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं जॉर्ज पंचम की नाक के प्रश्न उत्तर। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। यानी कि सरकारी तंत्र में जो जॉर्ज पंचम की नाक लगाने पर जो उनकी मूर्ति थी उसके ऊपर नाक लगाने के लिए उनकी नाक टूट गई थी, तो वो नाक लगाने के लिए जो हो रहा था सरकारी तंत्र में कि वास्तव में कैसे लगाई जाए, क्या करा जाए। बाहर की रानी एलिजाबेथ आने वाली हैं, तो इस कारण को लेकर के जो बदहवासी छाई हुई थी उसके ऊपर आप वो किस मानसिकता को दर्शाती है ये बताना है। तो उत्तर है, देखिए, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह सदियों की परतंत्रता की छाप है। चाटुकारिता उनके तन मन में विद्यमान है, और जहाँ चाटुकारिता का भाव होता है वहाँ अपने सम्मान का कोई महत्व नहीं होता। चाटुकारिता मतलब चापलूसी। सरकारी तंत्र उस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंतित है जिसने न जाने कितने ही कहर ढहाए, उसके अत्याचारों को याद न कर उसके सम्मान में जुट जाता है। इस तरह सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। प्रश्न दूसरा, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? इसका उत्तर देखिए, दर्जी रानी एलिजाबेथ के दौरे से परिचित था। रानी पाक, भारत और नेपाल का दौरा करेंगी तो उस देश के अनुकूल देश वेश धारण भी करेंगी। दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में कैसा ड्रेस पहनेंगी। इस बात की दर्जी को कोई जानकारी भी नहीं थी और न ही कोई निर्देश था। उसकी चिंता अवश्य ही विचारणीय थी। जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर दे रहे हैं, देखिए आप उसके परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे। तो उसकी चिंता अवश्य ही विचारणीय थी, यानी कि विचार करने की योग्य थी। प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। उसका सोचना था जितना अच्छा वेश होगा उतनी ही मेरी ख्याति होगी। इस तरह उसकी चिंता उचित ही थी। तो ये हुआ आपके पास में दूसरा प्रश्न। प्रश्न तीसरा है जो आपके पास में, वो देखिए, और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली की काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? तो इसके लिए आपके पास में उत्तर है, रानी एलिजाबेथ के स्वागतार्थ नई दिल्ली की काया पलट के निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। पहला है, सरकारी भवनों की साफ सफाई तथा रंग रोगन कर उन्हें चमकाया गया होगा। दूसरा है, स्थान स्थान पर कूड़े करकट के ढेर उठाने का प्रयास किया गया होगा। तीसरा है, रानी की नज़र कहीं झोंपड़ी झुग्गी बस्तियों पर न पड़ जाए यह सोचकर उनको स्थानांतरित किया गया होगा। चौथा है, सड़कों को साफ सुथरा कर सजे हुए तोरण द्वार बनाए गए होंगे, जगह जगह बैनर लगाए गए होंगे। पांचवा है, कहीं कहीं प्रमुख स्थानों पर देश के सम्मानित नेताओं का झुंड हाथ में पुष्पहार और बुके आदि लिए खड़े होंगे। छठा है, सुरक्षा की दृष्टि से स्थान स्थान पर पुलिस की व्यवस्था की गई होगी। 7 नंबर, सरकारी भवनों पर झंडे लगाए गए होंगे। आठवां है, ब्रिटेन और भारत की मित्रता के स्लोगन भी लिखे गए होंगे। तो ये हुआ होगा दिल्ली की काया पलट करने के लिए जो जो प्रयत्न किए गए होंगे, वो प्रयत्न आपको पॉइंट वाइज, बिंदु वाइज बता रखे हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 करते हैं। देखिए बच्चों, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इसमें देखिए, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? और ख है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो इसका क है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। इससे जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार की पत्रकारिता के प्रति मेरे विचार हैं कि क्या विचार हैं? देखिए, इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। दूसरा है, पत्रकारिता में ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी महत्व दे दिया जाता है जो अपने चरित्र पर तो कभी कभी खरे उतरते नहीं हैं और पर चर्चा में बने रहने के कारण असहज कार्य करते हैं जो पन्नों में छा जाते हैं।
अब ख है, देखिए, चर्चित व्यक्तियों की पुनः पुनः की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती हैं। उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास, उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती हैं, जिससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगती है। तो ये हो गया है आपके पास में जो भाई पत्रकारिता है, आज की पत्रकारिता है, वो किस प्रकार से युवा पीढ़ी पर प्रभाव डाल रही है, उसका उत्तर। तो ये आपके चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में 2 प्रश्न और उन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर क और ख में। अब हम करते हैं 5वां प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान से सुनिएगा। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, यानी कि प्रयत्न किए, क्या क्या प्रयास किए। तो इसका उत्तर है, देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के जो सराहनीय प्रयास किए वे सब निश्चित ही हैरान करने वाले थे, जो इस प्रकार हैं। मूर्तिकार ने फाइलें ढूंढवाई जिससे इस पत्थर के स्थान का पता चल सके। दूसरा, फाइल के न मिलने पर मूर्तिकार उस तरह का पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया। तीसरा, उसने अपने देश के सभी नेताओं की नाप नापी। उसके लिए वह देश के उन सब नेताओं की मूर्तियां ढूंढने के लिए नापते नापते देश के हर प्रांत और कोने में भी गया। फिर आता है चौथा, बिहार के सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की स्थापित मूर्तियों की नाक को नापा, परंतु सभी नाक बड़ी निकली। 5वां है, अंत में देश के किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का प्रयास किया गया और यह प्रयास सफल रहा। अंत में जिंदा व्यक्ति की नाक वास्तव में उस मूर्ति पर लगा दी गई। तो ये हुआ है आपके पास में 5वां प्रश्न। 6वां प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट करके लिखिए। तो इसका उत्तर, पाठ में आए ऐसे व्यंग्यात्मक घटनाएं वर्तमान व्यवस्था पर चोट करती हैं। पहला है, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। दूसरा है, दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। तीसरा है, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। चौथा है, देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। 5वां है, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। अब 7वां नंबर जो है आपके पास में प्रश्न, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए आप, नाक सदा से ही मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक रही है। प्रतिष्ठा के प्रतीक इसी नाक को इस व्यंग्य रचना का विषय बनाया गया है। साथ ही देश की सरकारी व्यवस्था, मंत्रियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गुलाम मानसिकता पर कठोर प्रहार किया गया है। देश स्वतंत्र हुए आज लंबा समय बीत जाने पर भी अधिकारी एवं कर्मचारी उसी मानसिकता में जी रहे हैं। लाट की जिस टूटी नाक की किसी को भी चिंता नहीं थी, वह एलिजाबेथ के भारत आक्रमण के कारण अचानक महत्वपूर्ण हो उठी और सरकारी तंत्र तथा अन्य कर्मचारी बदहवास हो उसे पुनः लगाने के लिए हर प्रकार का जोड़ तोड़ करने में जुट गए। उनमें मची आपाधापी देखने लायक थी। वह गुलामी की मानसिकता का ही असर था कि वे जॉर्ज पंचम की नाक को अब और देर तक टूटी हुई नहीं देख सकते थे, न इस दशा में एलिजाबेथ को दिखाना चाहते थे। निश्चित रूप से यह गुलामी की मानसिकता का ही प्रतीक था। तो ये हो गया आपके पास में 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में है बच्चों, देखिए, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। इसका उत्तर है, अखबारों ने में जिंदा नाक लगने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घालमेल कर पत्थरवत बना दिया गया। अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। इस तरह जिंदा नाक लगाने की खबर को शब्दों में तालमेल वाक्पटुता से छिपा दिया गया। 9 नंबर प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पाठ का 3-4 ही क्वेश्चन है जो परीक्षा में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसमें से एक प्रश्न ये है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक का संकेत है कि जिस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए सरकारी तंत्र के सभी हुक्काम चिंतित थे, उसकी नाक तो अपने देश के लिए शहीद हुए बच्चों की नाक से भी छोटी थी। इस तरह जॉर्ज पंचम की स्थिति गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी, पटेल, बोस की तुलना में नगण्य थी। यानी कि जॉर्ज पंचम
का अस्तित्व हमारे देश के नेताओं के आगे और हमारे देश के बच्चों के समक्ष कुछ भी नहीं था। अब आता है 10वां प्रश्न, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। यह कहकर लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी। अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका है। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे देश के शासक रहे हैं। गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी। अब आता है प्रश्न 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो इसका उत्तर है जॉर्ज पंचम के लाट पर जिंदा नाक लगने से अखबार वाले लज्जित थे। जिस जॉर्ज पंचम की तुलना छोटे बच्चे से न की जा सके और जिसके अत्याचार का इतिहास भी शायद भूले नहीं थे, उस जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा नाक फिट की गई। यह करते चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा था। यह दिन भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था, इसलिए आज के दिन अखबार खाली थे। तो ये हुए हैं आपके पास में जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के प्रश्नोत्तर कृतिका भाग 2 के अंतर्गत क्लास 10th में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।